जात और जज्बात को उभार के वोट पाया जा सकता है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो सकता है। नेतागिरी करो तो पहले अफसर का दलाली करो। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। हम लोगों ने अफसर को जूते मार के काम कराया। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का तरीका है, जहां विद्यालय चल रहा है सीधे गार्जियन 5 गो पीछे सीट पर बैठ के सुनिए कि क्या शिक्षक पढ़ा रहा। कि हम प्रतिनिधि बने हैं, हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता देह पर थूक रख रही है। तो जनता फूल माला पहनाती है, कभी जूता का माला पहनाओ, कभी थूक डाल दो, हाथ पर थूक डाल दो, देह पर मुंह पर थूक डालना चाहिए। अभी हम लोग मुरौल नगर पंचायत स्थित जहांगीरपुर चौक पर स्थित हैं और हमारे साथ इस प्रदेश के सबसे अनुभवी और सबसे योग्य राजनीतिज्ञ बोले या फिर आज अभी जो पद में आने वाले कुछ जो राजनीतिक पद है या फिर कोई जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए एक अनुभव है, एक आदर्श है। तो सबसे पहले इन सारे बातों से करने से पहले हम इनसे बातें करेंगे ये कि किस तरह इन्होंने अपने राजनीतिक पद पर होते हुए ग्राम स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय या फिर राज्य स्तरीय अपने पद पर होते हुए किस प्रकार से सेवा प्रदान किया। तो सबसे पहले तो सर, जो गरीबों की एक हमारी मुहिम है आवाज़ है बिहार की धार, उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, आपके चैनल को बहुत धन्यवाद। जी सर, अभी भी प्रखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक आदर्श है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जने हैं, लोग हैं जो आपके राजनीतिक पद को नहीं जानते हैं। तो एक बार अपनी कहानी अपनी जुबानी सुना दीजिए कि आपने किन किन पदों पर, किन किन राजनीतिक पदों पर राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय या प्रखंड स्तरीय लोगों को सेवा दी है। हम ऐसे डेयरी सेक्टर में सुधा डेयरी के 25 वर्ष तक चेयरमैन रहे हैं और राष्ट्रपति अवार्ड, उसमें प्रोडक्टिविटी का बेस्ट अवार्ड देश भर में मिला 2 बार। उसके बाद जिला सहकारी बैंक के वाइस चेयरमैन रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन के बिहार के अध्यक्ष हैं और बहुत सारे राजनीतिक पद जिस पर मैं रहा। हमारा जो पैक्स अध्यक्ष संघ है बिहार का, उसके भी हम अध्यक्ष हैं और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आम लोगों की सेवा लंबे समय तक किया। गांव से लेकर जिला, शहर, प्रखंड, तमाम जगहों पर 24 घंटा हम सेवा के लिए उपलब्ध रहते हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य आम लोगों की सेवा, गरीबों की सेवा, मज़दूरों की सेवा। मज़दूरों का आंदोलन 1987 से कृषि विश्वविद्यालय में हमने चलाया, जिससे बहुत सारे मज़दूरों को बहुत भला हुआ, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली और पूरा राजनीतिक जीवन हमने जिया पूरी ईमानदारी से और आज भी लोगों के बीच सेवा के लिए उपलब्ध हैं। जी सर, आपका कहना हुआ कि आप 1987 से, तो एक लंबे समय से आप क्या कर रहे हैं, लोगों को सेवा देते आ रहे हैं। तो इन दौरान आपको बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार के रूप देखने को मिले होंगे। तो एक जो मेरा करवे प्रश्न है, जो मैं जब यहाँ आपसे इंटरव्यू के लिए आ रहा था तब भी लोग हमसे पूछ रहे थे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई लोग भ्रष्टाचार करते हैं, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार समाज में होता है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की पहचान नहीं खोजी जाती, लेकिन जब भ्रष्टाचार के खिलाफ हम कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसके लिए अनेकों प्रकार की पहचान खोजी जाती है कि तुम्हारे पास ऑथराइज्ड आइडेंटिटी है या नहीं, तुम कैसे इस चीज़ों की तहकीकात कर रहे हो। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए लोगों को पहचान की ज़रूरत है ही, या लोग ऐसे भी उठा सकते हैं? आंदोलन और गलत का विरोध करने का संविधान में हमें अधिकार है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन का अधिकार भी जनता को प्राप्त है। ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार और जो गलत हो रहा है उसका विरोध करने का हर नागरिक को इस तरह का अधिकार प्राप्त है इस देश में। आंदोलन और सत्याग्रह इसका मुख्य रास्ता है जिससे भ्रष्टाचार को रोकने में कामयाबी मिलती है और सूचना का अधिकार और आदान प्रदान तो हमारा पूरा संवैधानिक अधिकार है। जी, आपने कहा कि यह हमारा अधिकार है। सर, पिछले दिनों मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय डी टोला में निरीक्षण के लिए गया। वहाँ के प्रधानाध्यापिका ने हमें बताया कि उनके साथ कुछ आम परिजन उपद्रव कर रहे हैं। वहाँ की स्थिति भी विद्यालय की नहीं थी, वहाँ संसाधनों की कमी थी और इस पर जब मैंने सवाल खड़े किए तो जो इसके प्रतिद्वंदी है, जिन्हें मेरी बातें खराब लगी, उन्होंने मेरे ऊपर मानहानि के केस लगाने का आरोप किया। उनका कहना
कहना है कि हम उसके ऊपर मानहानि का केस लगाएंगे कि बिना किसी ऑथराइज्ड आइडेंटिटी के आपने तहकीकात के लिए यहाँ कैसे प्रवेश किया। तो सरकार भारतीय जो सरकार है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा उन्होंने भारत सरकार से ये शिक्षा नियम के अनुसार अधिकार दिया हर राज्य को कि आप अपने अनुसार नीति बना करके सभी राज्यों के लोगों को, खासतौर पर उन बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष के हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान कीजिए। तो क्या शिक्षा का अर्थ सिर्फ किताबों को पढ़ना है या फिर समाज में सुव्यवस्था या लोगों को शांति में प्रदान करना भी है? नहीं, व्यवस्था के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठा सकता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ। यूँ तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है, वो डी टोला ही विद्यालय का नहीं, सारे विद्यालयों का कमोबेश यही स्थिति है और ये सरकारी उदासीनता का कारण है। न कहीं डस्टर है, न खल्ली है, न कहीं बोर्ड है, न ही कहीं बच्चों को संसाधन है। ये को खिचड़ी खिलाने और आने जाने के अलावा और कुछ नहीं होता। सर, हाल फिलहाल में पिछले दिनों हमने कुछ समय पहले सुना था कि किसानों की कुछ समस्या हो रही थी अपने डी बोल रहे हैं सर, ढोली चौक स्थित, हाँ, ढोली हाट में क्या हो रही थी, किसानों से ज़्यादा वसूली हो रही थी। तो उनकी समस्याओं को आपने लोगों से सुना, रखा और उच्च स्तर से उसकी जांच बैठाई और उसकी समस्याओं का समाधान भी किया। तो आप किसानों की मदद किए। तो हम युवा वर्ग शिक्षा के लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उसकी कुव्यवस्था को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित है। तो हम कब तक उम्मीद करें कि आप शिक्षा व्यवस्था में दखल डालेंगे और उसको सुव्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे? शिक्षा व्यवस्था तो यहाँ के प्रतिनिधि का पूरा अधिकार है और वैसे जनप्रतिनिधि जो जीते हुए प्रतिनिधि है, यदि शिक्षा व्यवस्था को नहीं सुधारते हैं तो आम जनता उनके देह पर कम से कम थूक डाल दे, हाथ पर थूक डाल दे। जब वो वोट मांगने जाते हैं, उस राजनीतिक स्तर पर कहने जाते हैं, उनको पता नहीं है, वो वार्ड पार्षद है, वो नगर पंचायत के प्रतिनिधि है, उनको पता नहीं है कि विद्यालय में कै गो कमरा है, कितना स्कूल है, कितना खिचड़ी बनता है, कितना बच्चा आता है, कितना जाता है। तो ऐसे जनप्रतिनिधि को देह पर आम जनता को थूक रख देना चाहिए कम से कम। जो लोगों को डर हो कि हम प्रतिनिधि बने हैं, हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए जनता देह पर थूक रख रही है। तो जनता फूल माला पहनाती है, कभी जूता का माला पहनाओ, कभी थूक डाल दो, हाथ पर थूक डाल दो, देह पर मुंह पर थूक डालना चाहिए ऐसे लोगों को। सर, आपने कहा कि अगर लोग व्यवस्थित नहीं हो रहे हैं तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं। सर, आप इस समाज के लिए एक आदर्श हैं। कहीं ना कहीं जो लोग राजनीति में पहल कर रहे हैं या फिर कदम रख रहे हैं, उनके लिए आप एक अनुभव है, एक आदर्श है। तो आप अपनी तरफ से ऐसी कौन सी आवाज़ या फिर कौन सा कथन रखेंगे जिससे जो नया युवा वर्ग के लोग जो राजनीति में कदम रख रहे हैं वो अपने आप को समाज को एक नया चीज़ दे सके, नया प्रभाव ला सके, चाहे वो शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो या फिर अन्य चीज़ों में हो? शिक्षा और स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है बिल्कुल इस प्रखंड में जर्जर है, क्योंकि प्रखंड का प्रशासन खत्म है और जो आम अभी नेतागिरी करने वाले लोग हैं वो अधिकारी का दलाल है, नेता नहीं है, वो दलाल है। यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है, 16 बरस से ज्योति प्रसाद यहाँ जो है प्रभारी है, 16 बरस से, जब ये कैजुअल में था तब से, और 3-4 साल से प्रभारी है और पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था को लूट के खा गया और हर कोना पर अपने जात के लोगों को पहचान के बैठाए हुए है और यहीं का एगो दलाल को डेरा भी दिए हुए है, जो आदमी दलाली करता है भर दिन और गंदा काम करता है उस रूम में और उसमें उसका संलिप्तता है प्रभारी का और वो उसको तरजीह देता है। तो ऐसे दलाल को जो राजनीति में कदम रखता है, दलाल भी वही है और नेता भी वही है, तो आम लोगों को तो पहचानना पड़ेगा। और समाज में जो अभी परंपरा चला है, नेतागिरी करो तो पहले अफसर का दलाली करो। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने अफसर को जूते मार के काम कराया, नहीं संभला तो आंदोलन से काम कराया और ये शिक्षा व्यवस्था का वही हाल है। ये जो बीच में शिक्षा व्यवस्था में कोई देखने ही वाला जनप्रतिनिधि नहीं है, वार्ड सदस्य से लेके पंचायत का प्रतिनिधि कोई नहीं देखने वाला है, कम से कम, और गार्जियन भी कोई नहीं देखता है। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का तरीका है, जहां विद्यालय चल रहा है सीधे गार्जियन 5 गो पीछे सीट पर बैठ के सुनिए कि क्या शिक्षक पढ़ा रहा है, यही बहुत है सुधार के। तो कहीं न कहीं ये जो कमियां शिक्षा व्यवस्था में
या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में, परिवहन व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ये जो कमियां पाई जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं आम अभिभावकों की जागरूकता की कमी के कारण भी पाई जा रही है? मेन तो अभिभावक की जागरूकता है और जनप्रतिनिधि का जो आलस है। और जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है तो वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। जन सेवक अपने को नहीं मानता है, जनता का सेवक नहीं मानता है। और जनता भी जब चुनाव आती है तो 200-400 रुपया लेके वोट बेच लेता है। तो ऐसा बिकाऊ जनप्रतिनिधि जहाँ चुनाएगा वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं संभल सकता है। सर, दूसरी नंबर बात, जिस प्रदेश में अभी हम खड़े हैं वहाँ अक्सर मॉनसून रीजन में जब वर्षा ऋतु आती है तो बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। लोग बाढ़ से काफ़ी त्रासदी महसूस करते हैं, काफ़ी समस्याओं का पालन करना पड़ता है। और पीछे जो आपको ये बांध दिख रहा है, इसकी स्थिति को तब थोड़ा बहुत सुधार किया जाता है जब बाढ़ आ जाती है। तो जब समस्याएं हमारे पास आ जाए उस समय उसका समाधान करें, उससे बेहतर है कि समस्याओं को आने से पहले हम उसकी समाधान को कर ले। तो ये अक्सर हमेशा ऐसा क्यों होता है कि समस्या जब आ जाती है तो अब ऊपर से लेप पोत कर उसको बराबर करने की कोशिश किया जाता है? बांध की स्थिति तो पूरा जर्जर है। 1987 में भी यहाँ बांध टूटा था और बांध की स्थिति बहुत जर्जर है। चारों तरफ जो छेद है वो हो चुका है बांध में। और बांध में इंक्रोचमेंट है जिसको कोई विभाग नहीं देख रहा है। बांध पर लोग घर बना दिया, बांध पर लोग मवेशी बांधते हैं, बांध पर लोग केला लगा दिए, बांध पर लोग पेड़ लगा दिए, और जिसके कारण काफ़ी इंक्रोचमेंट है। और कहीं बांध के सुरक्षा पर कोई काम नहीं हो रहा है। जल संसाधन विभाग बिल्कुल सोया हुआ है। और जब एक बार बाढ़ आएगा तो 4 गो लेबर को लगा के इधर उधर भर के पूरा पैसा लेके लोग ठेकेदार लोग खा जाएगा। यही होता रहा है बांध के मामले में। जी, तो कहीं ना कहीं आप सारे चीज़ों का समावेशन लोगों की जागरूकता की कमी के कारण बता रहे हैं। सर, ऐसा जब हम कभी बैठते हैं तो हमको अक्सर सोचने को मिलता है कि ये जो हमारा मुरौल नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत है, ये सारे चीज़ों से समृद्ध है। यहाँ पर मध्य विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, यहाँ पर थाना है, यहाँ पर गंडक नदी है, यहाँ पर अनेकों चीज़ों की सुविधा है। इस इतनी सारी समृद्धताओं के होते हुए भी अगर हम कहीं न कहीं किसी संसाधन की कमियों से त्रासदी महसूस कर रहे हैं, त्रास रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं आम जनताओं की अनुभवों की कमी, जागरूकता की कमी है, या फिर राजनेताओं के लोगों के ऊपर जो प्रभाव है वो उनके कारण देखी जा रही है। नेता तो यहाँ है ही नहीं कोई। ये वो विधायक था अशोक चौधरी, मंदिरे मंदिरे पैसा बांटा और नेता बन के चला गया। फिर जनता से कभी किसी से भेंट उठ नहीं है। MP है कैप्टन निषाद का बेटा अजय निषाद, को पहचानवे नहीं करता है। छोटा छोटा जनप्रतिनिधि है, वो तो बउआते रहता है बेचारा, इधर उधर बउआते रहता है, उसको फिर कोई पूछ भी नहीं है। और जनता की जागरूकता भी नहीं है किसी मामले में। पहले धरना प्रदर्शन आंदोलन होता था तो अफसर डरता था। अब तो आंदोलन धरना प्रदर्शन ईमानदारी से करिए तो लोग कहेगा कि इनको पैसा नहीं देता है जिसके चलते आंदोलन किए हुए हैं। वही दलाल जो अफसर का दलाल है और नेता भी है, वो इस तरह का अफवाह करता है, आम जनता इसमें फंस जाती है। बिजली की व्यवस्था, प्रखंड की व्यवस्था, आपूर्ति का व्यवस्था, डीलर सब 20 किलो के बदला 16 किलो देता है, फिर भी जनता खुश है। वो भी उसमें 15 रुपये किलो उसी के यहाँ बेच लेता है। तो यहाँ तो भ्रष्टाचार इंच इंच पर है और लोगों की जागरूकता है नहीं। सर, एक चीज़ सर और देखी जा रही है कि यहाँ कुछ कैसे भी कार्य है, कुव्यवस्था जातिगत रूप को वर्चस्व को लेकर के भी होती है। जातीय व्यवस्था तो बना दिया है समाज के कुछ लोग, चंद लोग, जो जात के आधार पर हर चुनाव को जीतता है और जात का रोटी चुनाव के समय सेकता है। तो वो इसी व्यवस्था से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। जात और जज्बात को उभार के वोट पाया जा सकता है, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो सकता है। समस्या का निदान तब होगा जब आम जनता जागरूक होकर सड़कों पर आएगा, सड़कों पर आंदोलन करेगा, समस्या के खिलाफ लड़ेगा, जनप्रतिनिधि के खिलाफ लड़ेगा। और जो जनप्रतिनिधि कायर है, जो जनप्रतिनिधि कामयाब नहीं, उसके दिल पर थूक रखेगा, उसके मुंह पर, उसके हाथ पर थूक रख दे तो आम जनता से भी डरेगा जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि भी है और अफसर का दलाल भी है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जी, इतनी सारी बातें की सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और आपकी सारी जितनी भी बातें का निचोड़ है उससे यही पता चलता है कि हमारे पास जितनी भी समृद्धि होने के बावजूद भी अगर इन समृद्धि से कमियां हम अगर पा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा कारण यह है कि हम कहीं न कहीं
कहीं जागरूक नहीं है। और जब कभी भी मैं भ्रष्टाचार रूपी शिक्षा व्यवस्था पर, स्वास्थ्य व्यवस्था पर या फिर अन्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करता हूं, तो लोग मुझे केस के डर से, मानहानि के केस के डर से, जेल भेजने के डर से या फिर अन्य प्रकार की अब चीज़ों को लेकर के मुझे डराने की कोशिश करते हैं। तो अगर इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए या फिर किसी भी प्रकार की समस्याओं के प्रति लड़ाई लड़ने के लिए, सच्ची लड़ाई लड़ने के लिए अगर लोगों को केस होती है, भारत सरकार, राज्य सरकार केस करती है, तो मैं खुले तौर पर चैलेंज करता हूं कि मैं यह केस अपने ऊपर आरोप लेने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर शिक्षा व्यवस्था पर, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पर लोगों को केस भेजे जाते हैं, तो मैं खुले तौर पर फिर से कहता हूं कि मैं आपके केस का इंतज़ार कर रहा हूं। तो सर, इतनी सारी बातें किए, तो बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग भी है जो हो सकता है कि आपसे हमेशा रूबरू ना हो पाते हो, तो उनको जागरूक होने के प्रति आप कुछ सवाल ऐसे रख दीजिए, कुछ ऐसे उत्तर रख दीजिए जो अपने आप में प्रबल हो सके, प्रतिनिधि के सामने जागरूक हो सके, ताकि उनमें आपकी बोली के कारण कुछ ऐसी शक्तियां हो ताकि वो क्या कर सके, किसी भी प्रतिनिधि के सामने बिना डरे हुए किसी भी प्रकार के सवालों को रख सके। आम जनता को जगना होगा, और ख़ास करके जो केस मुकदमा का धमकी देते हैं, वैसे आंदोलनकारी और समस्याओं को सामने रूबरू करने वाले लोगों को डराया जाता है। लेकिन ये डर की बात है, कहीं डरने की बात नहीं है। जो समस्या है, आपका चैनल और आप लोग बुलंदी से रखिए। यदि आप समस्याओं को बुलंदी से रखते हैं तो आम जनता का सहयोग आपको मिलेगा, और हम लोग जैसा आदमी आपके साथ आंदोलन के लिए आगे तैयार हैं, आगे अगली कड़ी में तैयार हैं। और नवयुवकों से हम कहना चाहते हैं, जहां गलत होता है वहां प्रतिकार करो, वहां विरोध करो, और जहां तुम खड़े हो वहीं से विरोध करो, और किसी का इंतज़ार मत करो। समय आगे किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय बीतते जाता है। इसलिए नौजवानों से भी मेरा आग्रह होगा कि व्यवस्था को सुधारने के लिए आपको आंदोलन में आना पड़ेगा, आपको जन सहयोग में आना पड़ेगा, और जन सहयोग के बदौलत किसी भी व्यवस्था को बदला जा सकता है, और किसी भी तरह के हिटलरशाही जो लोग का दिमाग है उसको शांत किया जा सकता है। वो सहयोग और आंदोलन से ही संभव है, और कहीं कोई मानहानि के मुकदमा से डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई अफसर में मानहानि का मुकदमा करता है, आप उसको एक एप्लीकेशन विजिलेंस विभाग में डाल दीजिए, आय से अधिक संपत्ति का, देखिए वो पदाधिकारी परेशान हो जाएगा और आपका तलवा चाटने लगेगा, चाहे वो मास्टर हो, डॉक्टर हो, किरानी हो, कोई हो, वो एप्लीकेशन डाल दीजिए, शांत हो जाएगा। इतने। चलिए सर, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं, और आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि आपके सामने जितनी भी प्रकार की समस्याएं आती है, चाहे वो शिक्षा संबंधी हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे वो परिवहन संबंधी हो, या फिर आपके सुरक्षा संबंधी हो, तो आपके सामने जो कुछ भी ये समस्याएं आ रही है, ये समस्याएं बड़ी नहीं है। आप छोटे हो, आप इन समस्याओं के समाधान करने में छोटे पा जा रहे हो, जिसके कारण आपकी समस्याएं आप पर प्रबल हो जा रही है। जिस दिन आप एकमत हो जाओगे, आप एकता का बल दिखाओगे, आप कहीं न कहीं जो प्रतिनिधि आपके ऊपर समस्याओं का दबाव डालते हैं उनके प्रति आप जागरूक हो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि जिन समस्याओं से आप पहले से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, जिन समस्याओं का समाधान आप नहीं कर पा रहे थे, वो समस्याएं आपके लिए कुछ नहीं है, महज एक छोटी सी चीज़ है जिस पर आप हमेशा जीत पा सकते हो। तो आपसे अंततः यही आग्रह होगा कि आप डरे नहीं, जितनी भी प्रकार की समस्याएं आती है उनका सामना करें, प्रबल रहे, और अगर आप अपना जलवा या फिर जागरूकता होकर के लोगों के सामने जलवा दिखाते हैं, तो शासन ही नहीं, आम जनता, प्रतिनिधि, सब लोग आपका एकमत होकर के साथ देंगे, और डरने की कोई बात नहीं। बाकी के लिए हमारा प्रयास कैसा लगा, ये बात आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।